दोस्तों, धर्मेंद्र तिवारी लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था भाग 5 में सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी और सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि किलेबंदी कैसी की गई थी, वहाँ की सड़कें कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आवास कैसा था, नाली व्यवस्था कैसी थी। इस तरीके से हमने पिछली क्लास में भाग 5 में पढ़ा था। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत भाग 6 में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पाई वासियों की आर्थिक गतिविधियों का मुख्य स्रोत क्या था, इसके विषय में हम वर्णन करेंगे। लेकिन पिछली क्लास में जो पढ़ा है थोड़ा-सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर हुआ करता था वो 2 भागों में क्या था विभाजित था। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर 2 भागों में क्या थे विभाजित थे। एक पूर्वी क्षेत्र और एक पश्चिमी क्षेत्र। तो पूर्वी क्षेत्र जो हुआ करता था या पश्चिमी क्षेत्र जो हुआ करता था, पश्चिमी क्षेत्र में प्रशासकीय वर्ग के लोग निवास करते थे और पूर्वी क्षेत्र में समान वर्ग के लोग निवास करते थे। कहने का मतलब यह है कि जो भी पुरा स्थल या जो भी शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, अधिकतर शहर जो है 2 भागों में क्या हुआ करते थे विभाजित हुआ करते थे। तो पश्चिमी क्षेत्र में प्रशासकीय वर्ग, अधिकारी वर्ग के लोग निवास करते थे और पूर्वी क्षेत्र में समान वर्ग के लोग, साधारण वर्ग के लोग निवास किया करते थे। और जो पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र था, पश्चिमी क्षेत्र में किलेबंदी की गई रहती थी। अर्थात पश्चिमी क्षेत्र के लोग किलेबंदी में रहते थे और जबकि वहीं पर पूर्वी क्षेत्र के लोगों के लिए किलेबंदी नहीं की गई थी। लेकिन आगे जब आप कुछ अपवाद स्वरूप हैं, तो वहाँ पर अपवाद स्वरूप में जैसे चन्हूदड़ो जो पूरा स्थल था, वहाँ पर ना ही पश्चिमी क्षेत्र के लोग, ना ही पूर्वी क्षेत्र के लोग जो है किलेबंदी में निवास करते थे। अर्थात पूर्वी क्षेत्र में भी किलेबंदी नहीं थी और पश्चिमी क्षेत्र में भी किलेबंदी नहीं थी। वहीं पर कालीबंगन जो था, तो कालीबंगन जो था उसमें पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र दोनों में क्या की गई थी किलेबंदी की गई थी। पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र दोनों कौन से पुरा स्थल में, कौन से नगर में, कालीबंगन में, दोनों जो है किलेबंदी में हुआ करते थे। जबकि अगर आप वहीं पर बात करें सुरकोतदा, बनावली या सुतका गेंडोर, ये सब एक ही किलेबंदी में रहा करते थे। अर्थात पूर्वी क्षेत्र के लोग और पश्चिमी क्षेत्र के लोग एक ही किलेबंदी में रहा करते थे, अर्थात एक ही किलेबंदी की गई रहती थी। और जो लोथल था, लोथल एकमात्र ऐसा अपवाद है जो पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में विभाजित नहीं था, एक ही भाग था और उसमें किलेबंदी नहीं की गई थी। लोथल एकमात्र ऐसा अपवाद है जिसमें किलेबंदी नहीं की गई थी और प्रशासकीय वर्ग और समान वर्ग के लोग दोनों एक ही भाग में निवास करते थे। और धौलावीरा एकमात्र ऐसा पूरा स्थल है जो जिसका शहर 3 क्षेत्रों में विभाजित था। तो धौलावीरा का शहर 3 क्षेत्रों में विभाजित था। पश्चिमी क्षेत्र और बीच में कामन मध्य क्षेत्र और एक पूर्वी क्षेत्र, 3 भागों में विभाजित था। पूर्वी और कामन अर्थात अधिकारी वर्ग के लोग और समान वर्ग के लोग किलेबंदी में दुर्गीकृत में रहते थे, जबकि इधर जो आपका निम्न वर्ग के लोग के लिए किलेबंदी की व्यवस्था नहीं की गई थी। और सारी सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकतर जो शहर थे, उन शहरों में किलेबंदी जो की गई थी, पश्चिमी क्षेत्र के वर्ग के लोग अधिकतर किलेबंदी में रहा करते थे और पूर्वी क्षेत्र के लोग अधिकतर किलेबंदी में नहीं रहा करते थे। तो इसको हम पिछली क्लास में पढ़ाए हैं, तो उसे आप देखेंगे भाग 5 का वीडियो, तो उसमें समझ में आएगा। और अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। घर की मुखिया कौन हुआ करती थी, महिलाएं हुआ करती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। एक वर्ग था, अर्थात धार्मिक आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का समाज विभाजित नहीं था।
तो कैसा था, उनके कार्य के आधार पर, उनके कार्य क्षेत्र के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का समाज विभाजित था। एक योद्धा वर्ग जिसका काम था युद्ध लड़ना, दूसरा विद्वान वर्ग जो पढ़े लिखे वर्ग, शिक्षित वर्ग जो ज्ञान बांटते थे, तो वो विद्वान या वर्ग हो गए। तीसरा व्यापार करने वाले लोगों को व्यापारिक क्षेत्र, व्यापारिक वर्ग के लोग, और चौथा कामगार जैसे मजदूर हो गए या शिल्पीकार हो गए, है ना? बर्तन बनाने वाले, ये सब किसमें आ जाएँगे? तो कामगार में। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था, योद्धा, विद्वान, व्यापारी और कामगार। और वहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के में घर की मुखिया प्रधान कौन हुआ करती थी? महिलाएँ हुआ करती थी। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो आवास हुआ करता था लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो आवास था, वो आवास पकी ईंटों के बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान जो हुए बने थे, वो पकी हुई ईंटों के बने हुए थे और ईंटों में अलंकरण नहीं हुआ रहता था। ईंटों में अलंकरण नहीं हुआ रहता था, लेकिन कालीबंगन एकमात्र ऐसा अपवाद है जहाँ पर ईंटों में अलंकरण या नक्काशी, उसमें डिजाइन बनाई गई थी। तो एक कालीबंगन एकमात्र ऐसा अपवाद है जहाँ पर ईंटों में जो है डिजाइन बनाई रहती थी, अलंकृत ईंटें थी, नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य प्रमाण है। और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों में किसी भी प्रकार की नक्काशी नहीं की गई रहती थी और ईंटों का जो आकार हुआ करता था 4:2:1, अर्थात लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर होगी और आयताकार ईंटें थी। कैसी ईंटें थी? आयताकार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मकान हुआ करता था, 1 मंजिला, 2 मंजिला, बहुमंजिला तक भी मकान बने थे। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थीं, वो एक दूसरे को समकोण पर 90 अंश पर क्या करती थी? काटती थी। और तो ऐसा अगर शहर का परिदृश्य देखें, तो शहर का परिदृश्य ऐसा लगता था जैसे पूरा शहर एक जालसी पद्धति में, ग्रिड पद्धति में या शतरंज के बोर्ड की भांति बिछे हुए पद्धति में क्या है, जो है पूरे शहर का परिदृश्य उत्पन्न करता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें कैसी थी? तो शतरंज के भांति बिछी हुई परिदृश्य उत्पन्न करती थी या जालसी पद्धति में, जालनुमा पद्धति में सड़कें थी। सारी सड़कें एक दूसरे को कितने समकोण पर 90 अंश पर क्या करती थी? प्रक्षेद करती थी। और सड़कें जो बनी हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें बनी हुई थी, वो कच्ची ईंटों की बनी हुई थी, पक्की ईंटों की नहीं बनी हुई थी। जबकि मकान पक्की ईंटों के बने थे, नाली पक्की ईंटों के। लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी, वो किसकी बनी हुई थी? कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, वहाँ की जो नाली व्यवस्था थी, वो नाली व्यवस्था बहुत ही उम्दा थी, बहुत ही विशिष्ट प्रकार की नाली व्यवस्था थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सफाई पर बहुत ध्यान देते थे। स्वच्छता पर सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या किया करते थे? ध्यान दिया करते थे। और स्वच्छता पर इतना ध्यान दिया करते थे कि नाली जो बनी थी, पकी हुई ईंटों से बनी थी और उन ईंटों की जुड़ाई जो है जिप्सम तथा चूने से की गई थी। और उसके ऊपर नालियों को पत्थरों से क्या किया गया था? ढका गया था। नालियों को किससे ढका गया था? पत्थरों से ढका गया था, जिससे गंदगी ना फैले और वातावरण में किसी भी प्रकार की जो है अव्यवस्था उत्पन्न ना हो, इसलिए स्वच्छता पर ध्यान दिए थे और पत्थरों से नालियों को क्या किए थे? ढके थे। और सोख्ता नाली बनाए थे। सोख्ता नाली का मतलब नीचे फर्श किए थे और कहीं-कहीं पर होल किए थे, जिससे पानी जमीन के अंदर नीचे सोख ले, इस कारण से जल भराव की व्यवस्था ना हो, इसलिए वहाँ पर सोख्ता नाली की व्यवस्था की गई थी। पकी ईंटों की नाली बनी थी, जुड़ाई के लिए जिप्सम तथा चूने का प्रयोग किया करते थे। ये नाली को ढकने के लिए पत्थर से नालियों को ढका करते थे। और जो ईंटें थी, आग में पकी हुई ईंटों को टेराकोटा कहते हैं। आग में पकी हुई ईंटों को क्या कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता में? टेराकोटा कहते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, उनका जो मकान हुआ करता था, जो घर हुआ करता था, वो घर कितना हमने बताया? 1 मंजिला, 2 मंजिला, बहुमंजिला तक भी क्या हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की लिपि कैसी थी? तो लिपि चित्राक्षर या भाव चित्रात्मक थी, मैंने पिछली क्लास में बताया है। तो इस तरीके से हमने आपको महत्वपूर्ण विषय के बारे में अध्ययन कराया और हमने इसके बारे में पिछली क्लास में भी आपको बताए थे। आज हम लोग विशेष रूप से क्या बात करेंगे? सिंधु घाटी या हड़प्पाई अर्थव्यवस्था या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का
का क्या? आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन क्या था? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के गतिविधियों का अर्थात अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो क्या था? कृषि। प्रथम अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का क्या था? कृषि था। मुख्य खेती किसकी किया करते थे? कृषि। और कृषि में मुख्य खाद्य फसल क्या थी? तो जौ तथा गेहूं। मुख्य खाद्य फसल क्या थी? जौ तथा गेहूं। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अधिकतर रबी की फसलों का प्रयोग किया करते थे। रबी की फसल का मतलब होता है जो अक्टूबर या नवंबर में जो फसलें बोई जाती हैं उसे रबी की फसलें बोलते हैं। जैसे जौ हो गया, गेहूं हो गया, रागी। रागी क्या है? जानवरों को जानवरों के एक चारागाह है। जैसे हम बरसीन आज के समय में बोते हैं वैसे रागी हुआ करता था, जानवरों का चारागाह, चारा था, तो उसे कहते हैं रागी। तो क्या थी? रबी की फसलों में कौन आता है? जैसे जौ हो गया, गेहूं हो गया और आपका रागी हो गया, और क्या कहते हैं, मटर हो गया, सरसों हो गया। तो ये सब क्या थे? रबी की फसलें। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें कौन थी? रबी की फसलें। और मुख्य फसल, सबसे मुख्य फसल कौन थी? जौ तथा गेहूं। और कौन कौन सी फसलें बोई जाती थी? तो जौ, गेहूं, चावल, रागी, मटर, सरसों, दलहन की फसलें दाल वाली, और कौन सी? खरबूज, तरबूज, कपास। तो ये क्या थी? मुख्य फसलें। कौन कौन सी? फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जौ, गेहूं, चावल, रागी, और कौन सा? मटर, सरसों, दलहन, तरबूज, खरबूज। तो ये सब जो है बोया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और कपास जो था, कपास मुख्य व्यावसायिक था, वाणिज्यिक। वाणिज्यिक जो मुख्य फसल थी, वाणिज्यिक फसल, वो कौन थी? कपास। तो कपास से लोग व्यापार किया करते थे। तो हमने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने कपास को सिंडोन कह के पुकारा। सिंडोन का मतलब सिंधु से आने वाला। तो कपास सिंधु से आया था और विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन का काम पूरे विश्व में संधवासी ने किया। कपास की देन, कपास किसकी देन है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की देन है। विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन कहाँ प्रारंभ हुआ? भारत में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। इसीलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में कपास के लिए क्या कहा गया? सिंडोन कहा गया। क्या कहा गया? सिंडोन कहा गया। तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताया। अब जो चावल है, हमने पिछली क्लास में बताया था कि रंगपुर तथा लोथल कहाँ पर है? गुजरात। रंगपुर तथा लोथल से प्राप्त धान की भूसी के प्रमाण से, साक्ष्य से पता चलता है कि गुजरात के हड़प्पावासी धान की भी खेती किया करते थे। कहाँ कहाँ से धान की भूसी प्राप्त है? रंगपुर तथा लोथल से प्राप्त धान की भूसी से यह स्पष्ट प्रमाण प्राप्त हुआ है कि गुजरात, ये रंगपुर और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। तो गुजरात के हड़प्पावासी जो थे क्या किया करते थे? धान की खेती किया करते थे। और बनावली, बनावली से अच्छे किस्म के जौ, बनावली से क्या प्राप्त है? बनावली से अच्छे किस्म के जौ के प्रमाण प्राप्त है, अर्थात बनावली के लोग जौ की खेती किया करते थे। कालीबंगन जो है, कालीबंगन से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हैं। कालीबंगन से क्या प्राप्त है? जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हैं। और वहीं पर अगर हम बनावली से बात करें तो मिट्टी के बने खिलौने हल के प्रमाण प्राप्त हैं। बनावली से मिट्टी के बने खिलौने, एग्जाम में आया था क्वेश्चन। तो बनावली से किसके प्रमाण प्राप्त हैं? मिट्टी के बने खिलौने हल के प्रमाण प्राप्त हैं। अर्थात इसका मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो किससे? हल से खेती किया करते थे। और धातु का हल नहीं मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में धातु का हल नहीं मिला है, मिट्टी के खिलौने के हल के प्रमाण प्राप्त हैं। तो इससे विद्वान ये स्पष्ट पता लगाते हैं कि लोग छिटका विधि के द्वारा बीज को बोते थे, है ना, कहीं कहीं पर, क्योंकि शहर नदियों के किनारे बसा करते थे। तो नदियों के किनारे जब शहर रहेंगे तो वहां की जो मिट्टी होगी, जमीन होगी, थोड़ा सा नमी वाली होगी। तो वहां पर हल से जो है थोड़ा थोड़ा छिटका बीज से जुवाई करके वहां पर क्या करते थे? बीज बो देते थे। तो इस तरीके से विद्वानों का मत है कि छिटका विधि के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फसलों को क्या किया करते थे? बोया करते थे। तो बनावली से मिट्टी के बने खिलौने हल के प्रमाण प्राप्त हैं और कालीबंगन से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हैं। रंगपुर तथा लोथल जो गुजरात में है, किसके? धान की भूसी के प्रमाण हमें प्राप्त है। अब हम बात करेंगे
कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब फसल उगाया करते थे, तो सिंचाई के लिए भी तो उनको व्यवस्था करनी थी। तो सिंचाई का उनका मुख्य आधार क्या था? जो प्राकृतिक स्रोत थे। प्राकृतिक स्रोत का मतलब नेचर से प्राप्त, गॉड गिफ्टेड। तो जैसे वर्षा का जल नेचर से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। तो ये वर्षा के जल से सिंचाई किया करते थे। और जो नदियाँ हुआ करती थी, नदियाँ जो प्राकृतिक नदियाँ बनी थी, है ना? नेचर से प्राप्त हैं, तो वो प्राकृतिक नदियों से सिंचाई किया करते थे। और किससे किया करते थे? वर्षा के जल से सिंचाई किया करते थे। तो इसीलिए हमने बताया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जितनी भी पुरा स्थल हैं, शहर हैं, वो किसके किनारे बसे हैं? सारे शहर अधिकतर नदियों के किनारे बसा करते थे, क्योंकि कृषि किया करते थे। कृषि के लिए पानी की व्यवस्था होगी, तो पानी की व्यवस्था के लिए नदियों के किनारे बसेंगे, तभी सिंचाई का साधन होगा। लेकिन कहीं-कहीं पर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या जल की व्यवस्था की, अर्थात तालाब, पोखर बनाने का भी प्रयास किया। कहीं-कहीं पर कृत्रिम सिंचाई का भी प्रयास कौन किया? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो कहाँ से? अगर हम बात करें सौरतुधाय अफ़गानिस्तान में है। सौरतुधाय पूरा स्थल कहाँ पर? अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान में जो है नहर निर्माण की व्यवस्था, कृत्रिम नहर की व्यवस्था की गई। और धौलावीरा पिछली क्लास में हमने बताया था, धौलावीरा पूरा स्थल से क्या प्राप्त है? तो धौलावीरा पूरा स्थल से 16 जलाशय के प्रमाण प्राप्त हैं। कृत्रिम जलाशय बनाए थे वहां पर धौलावीरा। और मैंने बताया धौला का मतलब होता है सफेद, स्वच्छ, है ना? धौला स्वच्छ, स्वच्छ या सफेद, है ना? उज्जवल। तो इसीलिए धौला नाम है। धौलावीरा गुजरात, लूनी नदी के किनारे। तो धौलावीरा जो है, धौलावीरा के लोग क्या जलाशय, जल कुंड या टैंक या तालाब या जल भंडार के लिए वहां पर कृत्रिम सिंचाई के साधन की व्यवस्था किए थे। कहां से? धौलावीर से, धौलावीरा से। वहीं पर सौरतुधा जो अफगानिस्तान में है, वहां से नहरों से सिंचाई करने के लिए वहां पर नहर निर्माण की भी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कहीं-कहीं किया। तो वहां पर कहीं-कहीं में कहां पर सरतुधाय, और दूसरा कौन सा है? धौलावीरा। हड़प्पा वासियों का अब दूसरा मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का दूसरा व्यवस्था द्वितीयक व्यवसाय क्या था? तो द्वितीयक व्यवसाय जो था पशुपालन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्राथमिक व्यवसाय क्या था? कृषि। और द्वितीयक व्यवसाय क्या था? पशुपालन। दूसरा अर्थात आजीविकोपार्जन, कमाई या धन उसका मुख्य साधन, दूसरा जो साधन था वो पशुपालन था। तो हड़प्पा वासी कौन-कौन से पशु पाला करते थे? कुबड़दार बैल। कैसे बैल के प्रमाण प्राप्त हैं? कुबड़, यहाँ पर कुबड़ निकला हुआ करता था, तो कुबड़दार बैल के प्रमाण प्राप्त हैं। और किसके? भेड़, भेड़ के प्रमाण प्राप्त हैं। बकरी के, तो कुबड़दार बैल, भेड़, बकरी, और कौन सा? ऊंट। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन पूछा है कि ऊंट के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से ऊंट के प्रमाण कहाँ से प्राप्त है? कालीबंगा, राजस्थान में। आप खुद ही याद कर सकते हैं, ऊंट रेगिस्तान क्षेत्र है, तो वहां पर ऊंट का ही साधन प्रयोग किया करता है। तो वहां पर इसीलिए कालीबंगा राजस्थान में है। तो राजस्थान में ऊंट ऊंट से जो है, ऊंट मुख्य पशुपालन था। तो राजस्थान अर्थात कालीबंगन के लोग कौन से पशु को पालते थे? ऊंट को। तो ठीक है ना? कुबड़दार बैल के भी हमने साक्ष्य प्राप्त है। अब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं भी किसी भी पुरा स्थल से हमें जो है गाय के प्रमाण नहीं प्राप्त है। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो फिर तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ऐसा माना, विद्वानों का मानना है कि जो अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुबड़दार बैल या वृषभ से परिचित थे, तो इसलिए अगर वो कुबड़दार बैल या वृषभ से परिचित थे, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय से अवश्य परिचित रहे होंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें गाय के साक्ष्य प्रमाण प्राप्त नहीं है। लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कुबड़दार बैल से परिचित थे, तो वो लोग गाय से अवश्य परिचित रहे होंगे। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता से घोड़े, घोड़े के प्रमाण संदिग्ध अवस्था में। अर्थात कुछ विद्वान मानते हैं कि हाँ, ये घोड़े के ही अस्थियां हैं, या कुछ विद्वान मानते हैं कि ये घोड़े की अस्थियां तो हैं, लेकिन ये पूरा ऊपरी ऊपरी काल के लोग, ऊपरी का मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले का काल कौन सा पड़ा? पाषाण काल। तो पाषाण काल में, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल के उसे साक्ष्य के रूप में मानते हैं। तो कौन-कौन से संदिग्ध अवस्था में? पहला मैंने गाय के तो प्रमाण है ही। क्यों प्रमाण है? क्योंकि कुबड़दार बैल से परिचित थे, तो गाय से अवश्य परिचित रहे होंगे। दूसरा है कौन सा?
घोड़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के प्रमाण क्या है? संदिग्ध अवस्था में है। और संदिग्ध अवस्था में है, क्यों संदिग्ध अवस्था में है? क्योंकि जो घोड़े का की हड्डी मिली है, वो घोड़े की हड्डी तो है, लेकिन उसको जो विद्वान मानते हैं वो कब मानते हैं? उच्च ऊपरी ऊपरी काल का उसे मानते हैं। तो कहाँ से? सुरकोतड़ा से। कहाँ से घोड़े के प्रमाण हड्डी मिली है? तो सुरकोतड़ा या सुरकोतड़ा से घोड़े की हड्डी के प्रमाण मिले। और वहीं पर मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृद मूर्ति, मृद का मतलब मिट्टी की मूर्ति, मृद मूर्ति। तो मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृद मूर्ति के प्रमाण प्राप्त हैं, और सुरकोतड़ा से घोड़े की हड्डी के प्रमाण, अस्थि के प्रमाण प्राप्त हैं। तो घोड़े का प्रमाण कैसी अवस्था में है? संदिग्ध अवस्था में। तथा कथित घोड़े के प्रमाण है, ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। अधिकतर विद्वान घोड़े को नहीं मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। सबसे महत्वपूर्ण है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंह या शेर से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंह या शेर से परिचित नहीं थे। याद रखना, एग्जाम में आया है। तो शेर ऑप्शन रहेगा, शेर पे आप लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। अब तीसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का तीसरा मुख्य क्या था? व्यवसाय। पहला कृषि था, दूसरा पशुपालन, और तीसरा मुख्य आधार अर्थव्यवस्था का क्या था? व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब व्यापार किया करते थे, उद्योग किया करते थे, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय। तो तीसरा मुख्य व्यवसाय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का क्या था? व्यवसाय। क्या था? व्यवसाय। और कैसा? हड़प्पा वासी अपने समकालीन मेसोपोटामिया, हड़प्पा वासी जो थे अपने समकालीन क्या? मेसोपोटामिया तथा फारस की सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने समकालीन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के समकालीन कौन था? मेसोपोटामिया। हमने बताया था मेसो का मतलब होता है मध्य, और पोटामिया का मतलब होता है नदी। तो दो नदियों के मध्य में जो पूरा स्थल या जो शहर विकसित हुआ, उसका नाम क्या रख दिया गया? मेसोपोटामिया। क्या नाम रख दिया गया? मेसोपोटामिया। फारस किसे कहते हैं? तो फारस ईरान को पहले क्या क्या करते थे? फारस की सभ्यता। तो फारस की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे? दजला एवं फरात नदी के किनारे विकसित हुई। तो दो नदियों के मध्य में विकसित होने वाले पूरा स्थल का नाम क्या हो गया? मेसोपोटामिया। कहाँ? इराक। मेसोपोटामिया किसे कहते हैं? इराक को। और फारस किसे कहते हैं? ईरान। तो मेसोपोटामिया तथा फारस की सभ्यता के लोगों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध किसके थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों या मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोग। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग सिंधु के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किए करते थे। सिंधु क्षेत्र के लिए क्या करते थे? मेलुहा। मेलुहा का मतलब सिंधु के क्षेत्र। सिंधु के लिए मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग मेलुहा शब्द का क्या किया करते थे? प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता में सिक्कों का चलन नहीं था। हड़प्पा सभ्यता से हमें मुद्रा के प्रमाण प्राप्त नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों के प्रमाण हमें नहीं मिले हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्कों के मुद्रा के प्रमाण नहीं मिले। तो गतिविधियों का मुख्य आधार क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आर्थिक गतिविधियों का जो मुख्य आधार था, वो क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब वस्तु के बदले वस्तु। जैसे किसी शहर के पास वहां पर आप समझे मोती हुआ, तो या आप ऐसे समझे कि एक वस्तु दूसरे वस्तु को क्या करना? अदला बदली करना। वही क्या हो गया? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय मतलब अदला बदली करना, वस्तु का आदान प्रदान, आपस में बदल लेना। तो उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, वो अर्थव्यवस्था किस तरह से चलता था? वस्तु के बदले वस्तु। और मुद्रा था नहीं, तो जो चीजें जिसके पास ज्यादा हुआ करती थी वो दूसरे को, और दूसरे के पास जो चीजें ज्यादा हुआ करती थी वो उसको दे दिया करता। इस तरीके से अर्थव्यवस्था के गतिविधियों का आधार क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु के बदले वस्तु में क्या किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? अदला बदली किया करते थे। और हड़प्पा सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता में आर्थिक गतिविधियों का संचालन क्या बताया? वस्तु विनिमय प्रणाली। और नाप तौल के लिए बड़े बाट किसका प्रयोग? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाप तौल के लिए बड़े बाट, और वो बड़ा बाट कौन था? तो बड़े बाट
का प्रयोग किया करते थे और बड़ा बाढ़ 16 के गुणज अंकों का प्रयोग किया करते थे। 16 का गुणज का मतलब जैसे 16 लिखे फिर से 16 से गुणा किए, फिर जो आया फिर उसमें 16 से, तो बड़े बाढ़ कैसे थे? 16 के गुणज। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नाप तौल के लिए बड़े बाढ़ का प्रयोग किया करते थे और बड़ा बाढ़ जो था, बड़े बाढ़ 16 के गुणज अंकों का प्रयोग किया करते और छोटे बाढ़ जो थे, छोटे बाढ़ नाप तौल के लिए छोटे बाढ़ का जो प्रयोग किया करते थे, दून का प्रयोग किया करते थे। कौन सा? दून। दून का मतलब दुगना, 2 दूनी 4 ऐसे, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, है ना? ऐसे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, इस तरीके से छोटे बाढ़ दून का प्रयोग और बड़े बाढ़ 16 के गुणज अंकों का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या क्या करते थे? किया करते थे। अब हम धातु उद्योग, उद्योग मुख्य उद्योग का बात करते हैं। धातु उद्योग में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धातु उद्योग जो था, सोना था, सोने का उद्योग किया करते थे। चांदी, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा। कांसा कैसी धातु है? मिश्र धातु। कौन सी दो धातु है? तांबा और टीन। कांसा, तांबा प्लस टीन इज इक्वल टू कांसा। तो कांसा दो धातुओं का मिश्रण है और धातु उद्योग में क्या था? सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, ये धातु उद्योग था। और सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हैं? मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से सूती वस्त्र, कालीबंगन से सूती वस्त्र के प्रमाण प्राप्त हैं और आलमगीरपुर से। तो सूती वस्त्र उद्योग कहाँ-कहाँ से हुआ करता था? कहाँ-कहाँ के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, कौन से शहर के लोग किया करते थे? तो मोहनजोदाड़ो से और कहाँ से? कालीबंगन से, और तीसरा कौन सा है? आलमगीरपुर। मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन और आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या किया करते थे? सूती वस्त्र उद्योग। तीसरा था मनका उद्योग। मनका मतलब मोती बनाना, और मोतियां किसकी बनती थी? सोने की मोतियां बनाया करते थे, चांदी की मोतियां बनाया करते थे, पत्थरों की मूर्तियां बनाया करते थे और कीमती पत्थर, कीमती पत्थरों में कार्निलियन एक पत्थर था सबसे मुख्य। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कौन से पत्थर की अधिकतर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से कीमती पत्थर की जो है मनका बनाया करते थे, मोती बनाया करते थे? तो कौन सा? कार्निलियन कीमती पत्थर था, उसका मनका बनाया करते। और कौन? तांबे का, कांसे का। तो सोना, चांदी, तांबा, कांसा और कीमती पत्थर, शंख, शंख, सीपी, शंख आप देखे होंगे जो शंख बजाते हैं, उसका छोटे-छोटे सीपी होते हैं, तो उसके भी क्या बनाया करते थे? मोती बनाया करते थे। और एक पकी मिट्टी के भी क्या बनाया करते थे? मनका। मनका निर्माण जो है मेन रूप से मनके की फैक्ट्री कहाँ से प्राप्त है? हमने आपको बताया था लोथल, लोथल से, चनहूदड़ो से, लोथल चनहूदड़ो से मनका निर्माण फैक्ट्री का पता चला है। अभी हम आगे आपको यहाँ पर बताएंगे। चनहूदड़ो, लोथल और सुरकोतदा के लोग किसका किसका व्यापार किया करते थे? तो किसका? मनका, मनका बनाने का कारखाना, फैक्ट्री मिला है। कहाँ से? लोथल से, चनहूदड़ो से, सुरकोतड़ा से। तो इस तरीके से मोहर उद्योग था, मोहर बनाया करते थे। और मोहर जो है सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें कैसी थी? वर्गाकार तथा आयताकार। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें कैसी थी? वर्गाकार तथा आयताकार। लेकिन फारस की जो मोहरें थी किस आकार की हुआ करती थी? गोलाकार। फारस की मोहरें किस आकार की हुआ करती थी? गोलाकार मोहरें। और गोलाकार मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता से, फारस की गोलाकार मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से पुरा स्थल से प्राप्त है? तो लोथल से। लोथल से फारस की गोलाकार मोहरों के साक्ष्य प्रमाण है। फारस मतलब आज का ईरान। तो लोथल से फारस की गोलाकार मोहरों के प्रमाण प्राप्त हैं। और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग कैसी मोहर बनाया करते थे? बेलनाकार। ये जैसे ये मार्कर है बेलनाकार, तो ऐसे बेलनाकार मोहरें। तो फारस के मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के जो मोहरें हुआ करती थी, कैसी हुआ करती थी? बेलनाकार। और कहाँ से बेलनाकार मोहरें प्राप्त है? मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो और आलमगीरपुर से बेलनाकार मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें प्राप्त है। मेसोपोटामिया की मोहरें कैसी हुआ करती थी? बेलनाकार। कहाँ से प्राप्त है? मोहनजोदाड़ो और आलमगीरपुर से। और वहीं पर हम बात करें फारस की मोहरें कैसी थी? तो गोलाकार। और कहाँ से प्राप्त है? लोथल से। और सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें कैसी हुआ करती थी? वर्गाकार या आयताकार। कैसी हुआ करती थी? वर्गाकार या आयताकार। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण
है। जैसे आप यहाँ पे देखें, मृद भांड निर्माण, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका निर्माण किया करते थे? मिट्टी के बर्तनों का भी निर्माण किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे बर्तन? मिट्टी। तो मृद भांड निर्माण उद्योग भी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख था। मोहनजोदाड़ो से कौन सा, मोहनजोदाड़ो किस उद्योग के लिए जो है फेमस था? तो वस्त्र उद्योग। मोहनजोदाड़ो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। और वहीं पर अगर हम बात करें तो हड़प्पा ताम्र उद्योग के लिए। हड़प्पा किसके लिए? ताम्र उद्योग के लिए। और लोथल किसके? हाथी का दांत उद्योग। लोथल से कौन से? हाथी के दांत के उद्योग होते थे। लोथल से हाथी के दांत के उद्योग। और चनहुदड़ो तथा दैमाबाद से तो कांसे की बनी वस्तुएं। चनहुदड़ो और दैमाबाद से कौन से व्यापार किया करते थे? कांसे की बनी वस्तुएं। तो चनमुदड़ो और दैमाबाद से कौन सी कांसे? कांसे की बैलगाड़ी प्राप्त है, और कांसे की भैंस प्राप्त है, भैंसा। और कांसे का मनुष्य बना है। कांसे का मनुष्य, कांसे का भैंसा, कांसे का की बैलगाड़ी। कहां से? चनमुदड़ो और दैमाबाद। इससे पता चलता है कि यहाँ पर चनमुदड़ो और दैमाबाद के लोग कांसे की बनी वस्तुओं की का व्यापार किया करते थे। और लोथल में किसका व्यापार? ताम्र उद्योग, तांबे का उद्योग। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र उद्योग। चनमुदड़ो और दैमाबाद से कांसे की बनी वस्तुओं के उद्योग। वहीं पर चनमुदड़ो, सुरकोतड़ा और लोथल से मनका बनाने का कारखाना या फैक्ट्री। कहां से? चनमुदड़ो, लोथल और कहां से? सुरकोतड़ा। चनमुदड़ो, लोथल और सुरकोतड़ा से मनका बनाने की फैक्ट्री के प्रमाण प्राप्त हैं। और ईंटों का आकार कैसा हुआ करता था? मैंने बताया 4:2:1। 4:2:1 अर्थात लंबाई 4 सेंटीमीटर तो चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से, तो अगर चौड़ाई अगर जान लीजिए 14 सेंटीमीटर है ना, चौड़ाई मान लीजिए, सॉरी, अगर ऊंचाई मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना हो जाए? 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। और एक 7 चौक 28 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप समझिए, अगर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई कितना होगी? 14 सेंटीमीटर, 2 से गुणा हो जाएगा। और इसमें 4 से, और लंबाई कितनी हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर। तो ईंटों का आकार कैसा था? आयताकार। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का आकार कैसा था? 4:2:1 के अनुपात में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या किया करते थे? जो है ईंटों का प्रयोग किया करते थे। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो आर्थिक गतिविधियों का आधार क्या क्या था? पहला कृषि, दूसरा कृषि के बाद पशुपालन, और तीसरा मुख्य व्यवसाय व्यापार करना, उद्योग करना। तो इन सब के बारे में हमने भाग 6 में आपको स्पष्ट रूप से बताया। अब इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत एक नया वीडियो भाग 7 में हम आपसे चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था, धर्म में कैसा विश्वास करते थे। तो नमस्कार, धन्यवाद। धर्मेंद्र तिवारी लैब्स चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे हमारे सारे क्लास का वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। फिर से नए क्लास के वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।